नमस्कार स्टूडेंट, आज की आपकी इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज अपन को बानटॉप गुणांक के बारे में पढ़ना है कि बानटॉप गुणांक क्या होता है। इस बानटॉप गुणांक को अपन आई के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये जो बानटॉप गुणांक है इसको अपन आई के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो अपन इसके बारे में पढ़ते हैं। दो प्रकार के विद्युत मतलब जो विलयन है दो प्रकार के होते हैं। एक तो विद्युत अपघट्ट होता है, एक होता है विद्युत अनपघट्ट। विद्युत अपघट्ट का मतलब होता है जिसको अपन जल में घोलने पर वो पूर्णतः क्या है, आयनों में टूट जाता है। और दूसरे प्रकार का जो विलयन है जो वो क्या आयनों में टूटता नहीं है, उसको अपन विद्युत अनपघट्ट कहते हैं। इन दोनों के बीच में है ना संबंध के आधार पर जो बानटॉप थे उन्होंने ये क्या है, एक गुणांक प्रस्तुत किया जिसे अपन बानटॉप गुणांक कहते हैं। ठीक है, तो समान सांद्रता वाले, तो इसमें अपन लिखेंगे समान सांद्रता वाले समान सांद्रता वाले विद्युत अपघट्ट एवं विद्युत अपघट्ट एवं विद्युत अनपघट्ट के एवं विद्युत अनपघट्ट के विद्युत अनपघट्ट के अणुसंख्यक गुणधर्मों की तुलना के अणुसंख्यक गुणधर्मों की तुलना के अणुसंख्यक गुणधर्मों की तुलना करने पर ज्ञात होता है। तुलना करने पर ज्ञात होता है कि विद्युत अपघट्ट के या विद्युत अपघट्ट का परासरण दाब विद्युत अपघट्ट का परासरण दाब क्वथनांक में उन्नयन हिमांक में अवनमन और बाष्प दाब में कमी ये जो सभी होते हैं ये विद्युत अनपघट्ट पदार्थों की अपेक्षा अधिक होते हैं, है ना। बाष्प दाब में कमी, ये सभी विद्युत अनपघट्टों की अपेक्षा अधिक होता है है ना। तो बानटॉप ने इन दोनों प्रकार के पदार्थों इन दोनों प्रकार के पदार्थों बानटॉप ने इन दोनों प्रकार के पदार्थों
के अणुसंख्यक गुणधर्मों को, दोनों प्रकार के पदार्थों के अणुसंख्यक गुणधर्मों के अणुसंख्यक गुणधर्मों इन दोनों प्रकार के पदार्थों के अणुसंख्यक गुणधर्मों को निम्न गुणांक द्वारा प्रदर्शित किया जिसे बार्नठॉप गुणांक कहते हैं, गुणांक कहते हैं, जिसे बार्नठॉप गुणांक कहते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट में आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हो, समान सांद्रता पर विद्युत अपघट्ट और विद्युत अनवघट्ट पदार्थों, है ना, विद्युत अनवघट्ट पदार्थों के अणुसंख्यक गुणधर्मों को निम्न गुणांक द्वारा, है ना, प्रदर्शित किया, जिसे बार्नठॉप गुणांक कहते हैं। तो ये सब इसमें फॉर्मूला निकल के आता है, तो फॉर्मूला लिखेंगे बार्नठॉप गुणांक, I बराबर बार्नठॉप गुणांक, I बराबर अणुसंख्यक गुण का प्रेक्षित मान, अणुसंख्यक गुण का प्रेक्षित मान बटे में अणुसंख्यक गुण का सैद्धांतिक मान, बटे में अणुसंख्यक गुण का सैद्धांतिक मान, मतलब जो कि अपन को सूत्र से गणना करने पर प्राप्त होता है। जो सैद्धांतिक मान वो होता है जो अपन सूत्र से, है ना, गणना करने पर प्राप्त करते हैं। ये प्रयोगों द्वारा होता है, और ये सूत्र से गणना करने पर जो अपन को मान प्राप्त होता है उसको अपन सैद्धांतिक मान कहते हैं। इसके अलावा दूसरे प्रकार का भी इसमें कणों की वास्तविक संख्या और बटे में कणों की सामान्य संख्या, और भी ये फॉर्मूला इसका भी, है ना, बराबर में कणों की वास्तविक संख्या और बटे में कणों की सामान्य संख्या, कणों की सामान्य संख्या। इसके बाद और भी है इसमें, है ना, कणों वियोजन या संगुणन के पश्चात कणों की संख्या और बटे में कणों की सामान्य संख्या। ये इसी का दूसरा रूप है, कणों की वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या का मतलब कि वियोजन और संगुणन के पश्चात उसकी संख्या क्या है, और कणों की सामान्य संख्या। ठीक है, तो कणों की वास्तविक संख्या का मतलब है कि जब विलायक में कोई अपन विलेय मिलाएंगे, ठीक है, तो वो कितना वियोजित हो रहा है या संगुणित हो रहा है। कहने का मतलब जो आयन है वो अलग अलग हो रहे हैं, कि वो आयन क्या है आपस में जुड़ रहे हैं, तो वो उनकी क्या है, वास्तविक संख्या कहलाएगी, वो वाली संख्या। और कणों की सामान्य, जितनी मतलब सामान्य संख्या थी उसमें, है ना, तो उसका अनुपात अपन निकालेंगे, तो ये बार्नठॉप गुणांक कहलाता है। अब इस बार्नठॉप गुणांक के आधार पर जो आपका परासरण दाब है, क्वथनांक में उन्नयन है और हिमांक में अवनमन, इनके भी फॉर्मूले क्या है, कुछ इस तरीके के हो जाते हैं। तो अभी अपन ने परासरण दाब का जो फॉर्मूला पढ़ा है वो पढ़ा है पाई बराबर CRT। ठीक है, परासरण दाब का अपन ने जो फॉर्मूला पढ़ा है CRT पढ़ा है, तो बार्नठॉप गुणांक इसमें I लगा देंगे, तो एक दूसरे प्रकार का, है ना, ये सूत्र बन जाता है
पाई बराबर ICRT। इसमें क्या है, बार्नठॉप गुणांक का अपन बार्नठॉप गुणांक इसमें लगा देंगे तो ये पाई बराबर ICRT हो जाए, प्रासरण दाब है। इसी प्रकार क्वथनांक में उन्नयन है, क्वथनांक में उन्नयन होता है डेल्टा टीवी बराबर KBM, डेल्टा टीवी बराबर KBM, KBM। ठीक है, ये होता है तो इसमें भी अपन आई लगा देंगे इस तरीके से, है ना, तो IKBM हो जाएगा। इसी प्रकार हिमांक में अवनमन है डेल्टा TF बराबर KF M, तो इसमें भी आई लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से बार्नठॉप गुणांक के द्वारा इन फॉर्मूलों को अपन इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो इन संबंधों की सहायता से विद्युत अपघट के वियोजन की मात्रा ज्ञात की जा सकती है। यदि वियोजन की मात्रा ज्ञात है तो विलय के अणु संख्या गुणधर्म के प्रायोगिक मान का परिकलन किया जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये बार्नठॉप गुणांक हो गया, एक से फॉर्मूले हो गए। ठीक है, अब इसकी सहायता से अपन कुछ सवाल करेंगे। ठीक है, तो इसमें अपन, है ना, इससे संबंधित 2 सवाल अपन करने वाले हैं। तो मैं इसको एरिएज किए दे रहा हूँ और उसके बाद अपन इससे संबंधित कुछ सवाल देखेंगे और उसके बाद अपन पढ़ेंगे आदर्श और अनादर्श विलयन। ये बार्नठॉप गुणांक से संबंधित ये सवाल है। ठीक है, तो ये सवाल है 100 ग्राम जल में 1 ग्राम NaCl विलय कर 1 विलयन बनाया गया, है ना। तो जो 100 ग्राम अपन ने जल लिया इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका WA हो गया। ये क्या है, ये WA हो गया और 1 ग्राम NaCl यानी कि ये WB हो गया। विलयन बनाया गया जल का मूलल अवनमन स्थिरांक। ठीक है, जल का मूलल अवनमन स्थिरांक यानी कि ये क्या हो गया, ये आपका एक KF हो गया। ये क्या हो गया, ये हो गया KF, ये KF हो गया, मूलल हिमांक अवनमन स्थिरांक। जल का मूलल अवनमन स्थिरांक। इसके बाद अवनमन स्थिरांक ये है और NaCl के वियोजन की मात्रा, NaCl के अपन को वियोजन की मात्रा ज्ञात करना है कि कितने % वियोजित होगा। NaCl के लिए हिमांक में अवनमन यानी कि डेल्टा TF, ये क्या है, ये डेल्टा TF का मान है, डेल्टा TF। ठीक है, तो पहले इसका अपन को द्रव्यमान निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इसका द्रव्यमान वाला जो फॉर्मूला है वो अपन लगा देंगे इसमें, है ना। तो ए होता है एम बी बराबर 1000 गुणा में KF गुणा में WB बटे में डेल्टा TF और गुणा में कितना आ जाएगा, WB। इसमें मान रख देंगे अपन 1000, KF की वैल्यू कितनी है 1.85, WA की वैल्यू कितनी है, बहुत सॉरी WB की वैल्यू है 1, डेल्टा TF की वैल्यू है 0.604 और गुणा में WA की वैल्यू है 100 ग्राम। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने वैल्यू रख ली है। अब इसको अपन को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, इसको क्या कर देना है, अपन को सॉल्व कर देना है। तो सॉल्व करेंगे इसको, तो पहले तो इसके दशमलव हटा दो, ये दशमलव हट जाएगा तो 3 जीरो आ जाएंगे, 1 2 3, 3 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद ये वाला दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे 2 जीरो आ जाएंगे। अब 0 से 0 कैंसिल कर दो। ठीक है, तो ये 3 जीरो, ये 3 जीरो। ठीक है, इसका 1 जीरो जाएगा, इसका 1, है ना, ये 0 चला जाएगा। अब बचा क्या है अपने पास बचा ये 10 बचा है गुणा में 185, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या बचा है, 1 कट गया है ना, बटे में 604 है, 604। ठीक है, तो इसका इसमें पहले भाग लगा दो,
इसका इसमें भाग लगाओगे, ठीक है, तो 10 है, ठीक है, तो इसका इसमें अपन भाग लगा दोगे तो ये आ जाएगा 60.4, 185 और बटे में आ जाएगा आपका 60.04, 60.4 आ जाएगा। इसका इसमें भाग लगा दो आप, ठीक है, तो इसको 6 मानो, 6 कम 6 6 दिन 12, 6×3 = 18, 6 बार 3 बार गया ये, है ना। इसको 6 है, 6×3 = 18, ठीक है, पूरा पूरा चला गया। इसके बाद कितने बचे, 0 बचे हैं ये, ठीक है, तो 4×5 = 20। इसके बाद एक 0 है, ठीक है, 0 है तो भाग नहीं जाएगा, है ना, तो एक 0 लगा देंगे, भाग नहीं गया, फिर लगाएंगे दशमलव, ठीक है, फिर तो मतलब ये 30 के समथिंग आ रहा है, ठीक है। आप इसको और आगे कैलकुलेट कर लेना, ये 30 के समथिंग है, और इसको आगे है 6 3 और है इसके आगे, आप इसको कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। तो ये प्रेक्षित आणविक द्रव्यमान आ गया, ये क्या है इसका, ये प्रेक्षित आणविक द्रव्यमान है, प्रेक्षित आणविक द्रव्यमान। प्रेक्षित आणविक द्रव्यमान कितना आ गया, 30.63 आ गया ये। अब जो बांड-ठॉप गुणांक और जो वियोजन के बाद कणों की संख्या, वो NaCl का जो आणविक द्रव्यमान होता है, ठीक है, NaCl का आणविक द्रव्यमान, NaCl का जो आपका आणविक द्रव्यमान होता है वो होता है, सोडियम कितना होता है 23, और क्लोरीन कितना होता है 35.5, ठीक है, तो इसको आप जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 58.5, इसका NaCl का वास्तविक द्रव्यमान ये होता है। अब अपन को इसको वियोजन करना है, NaCl का वियोजन, तो NaCl कैसे वियोजित होता है, इज इक्वल टू Na+ और यहाँ पे Cl-, Na+ और Cl- में ये वियोजित होता है। इसके वियोजन को क्या है, x मान लेते हैं, इसका जो परसेंटेज है मान के चलो x है ना, इसका x है तो इसका भी x हो जाएगा, ठीक है, इसका x है और इसका x है, टोटल वियोजन की मात्रा होती है 1, ठीक है, टोटल वियोजन की मात्रा कितनी होती है, 1 होती है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। इसकी वियोजन की मात्रा कितनी है, x है ना, तो इसमें लिख देंगे 1 - x, क्यों, क्योंकि टोटल मात्रा कितनी x वो 1 है ना, वियोजन की मात्रा 1 है, और इसमें से ये x है, ये चला जाएगा तो 1 - x आ जाएगा। अब अपन को देखना है टोटल, है ना, वियोजन की मात्रा या वियोजन के बाद कणों की संख्या देखना है कितनी होगी, तो यहाँ पे लिखिए वियोजन के बाद, वियोजन के बाद कणों की संख्या, सभी को इसमें क्या है, जोड़ देना है, तो 1 - x प्लस में ए वाला x और प्लस में जे वाला x, ठीक है, तो ये -x है, ये -x ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, 1 - x बचा है, ठीक है, तो वियोजन के बाद जो कणों की संख्या है वो 1 - x हो जाती है। अब इसमें रखना है अपन को फॉर्मूला, मैं ये सवाल मिटाए दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि जगह नहीं है अपने पास लिखने को, तो ये जो सवाल है इसको मिटाए दे रहे हैं और ऊपर इसको अपन लिखेंगे। फॉर्मूला है सामान्य आणविक द्रव्यमान, सामान्य आणविक द्रव्यमान बटे में प्रेक्षित आणविक द्रव्यमान, प्रेक्षित
आणविक द्रव्यमान बराबर में वियोजन के बाद कणों की संख्या और वियोजन के पहले कणों की संख्या। इसमें लिखना वियोजन के बाद कणों की संख्या। वियोजन के पहले कणों की संख्या। सामान्य आणविक द्रव्यमान कितना है इसका? 58.5। 58.5। प्रेक्षित आणविक द्रव्यमान निकाला अपन ने 30.63 बराबर में वियोजन के बाद कणों की संख्या। वियोजन के बाद कणों की संख्या कितनी? 1 माइनस एक्स बटे में वियोजन के पहले कणों की संख्या 1। ठीक है, पहले क्या है, शुरुआत में कितनी थी? 1 थी, और उसके बाद वियोजन की संख्या इतनी हो गई, तो इसमें लिख देंगे 1। इसको करना है अपन को सॉल्व। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो त्रिया गुणा करना है, इसका इसमें करोगे तो ये आ जाएगा 58.5 बराबर में इसका इसमें करोगे तो ये आ जाएगा 30.63 माइनस 30.63x। ये x की वैल्यू यहाँ पे लाओगे और इसको क्या है, यहाँ पे ले जाओ। ठीक है, तो ये क्या है, या इसकी वैल्यू को आप यहाँ पे ले जाओ, है ना। तो ये आपका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 0.909। इसको आपको सॉल्व करना है। माफ कीजिए, यहाँ पे कुछ अपन है ना गलत करते आ रहे हैं। यहाँ पे प्लस लगाना है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, प्लस लगाना है, क्योंकि ये माइनस और ये प्लस ये कैंसिल हो गया तो प्लस के बचे तो 1 है ना, प्लस एक्स है, तो यहाँ पे भी प्लस आएगा ये। ठीक है, 1 प्लस एक्स है, 1 प्लस एक्स, यहाँ पे भी प्लस आना है, यहाँ पे भी प्लस आना है। ठीक है, माफ कीजिए मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, अब ये सही है, ये प्लस में है। ठीक है, तो इसका त्रियक गुणा करेंगे तो जी आएगा, तो इसके यहाँ पे करेंगे तो 30.63 और एक प्लस में 30.63 प्लस में आ जाएगा। ठीक है, अब सीधा सीधे क्या है, इसको अपन को यहाँ पे ले जाएंगे, सॉरी इस वाले पार्ट को क्या है करेंगे अपन, या इस वाले पार्ट को अपन यहाँ पे ले जाएंगे। ठीक है, इस वाले पार्ट को क्या है यहाँ पे ले जाएंगे, इसको यहीं पे रखा रहने देंगे। ठीक है, तो इसको अपन लाएंगे तो इसमें से अपन को घटा देना है और इससे क्या है उसको भाग दे देना है अपन को, है ना। तो अपना आंसर क्या है, आ जाएगा। इस वाले पार्ट को यहाँ पे ले जाओ। ठीक है, तो ये बन जाएगा 58.5 माइनस प्लस में तो माइनस में आ जाएगा 30.63 और बराबर में 30.63 एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो इसको अपन घटाएंगे, है ना, तो घटाएंगे तो ये आ जाए, यहाँ पे 0 लगा दो यदि आपको समस्या आ रही है सॉल्व करने में। इसको सॉल्व करेंगे तो 10 में से 3 गए, यहाँ पे 7 आ जाएंगे, कैरी आ जाएगा 7, 15 में से 7 गए तो यहाँ पे 8 आ जाएंगे दशमलव। ठीक है, फिर 8 में से 1 गया तो यहाँ पे 7 और यहाँ पे ये 2 आ जाएंगे और बराबर में 30.x।
ठीक है, तो आगे इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 27.87 भागे में 30.63। ठीक है, तो x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी आपकी 0.90 आ जाएगी। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी इतनी, यानी कि x का मान आपका इतना आ जाएगा ये। ठीक है, जो x का मान है वो आपका इतना आ जाएगा ये। और 0.9 है तो ये हो जाएगा, परसेंटेज निकालेंगे क्योंकि टोटल परसेंटेज एक होती है, मतलब 100 होती है ना। तो जो वियोजन की मात्रा वो एक होती है ना। तो इस हिसाब से इसकी जो वियोजन की मात्रा है NaCl की, ठीक है, वो कितनी आ जाएगी, आ जाएगी 90.9%। ठीक है, 90.9% ये आपके वियोजन की मात्रा आ जाएगी इसकी। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने ये सवाल सॉल्व किया। ये जो दूसरा सवाल है वो भी आपका इसी प्रकार का है। इसमें आपको वियोजन की मात्रा पूछी है और उसमें पूछी है संगुणन की। ठीक है, तो आपको ऐसे ही करना है सवाल को जैसे अभी अपन ने किया है। बस अंतर। ठीक है, तो अब अपन ये सवाल नहीं करते हैं, है ना, एक ही सवाल में, क्योंकि सब सेम सवाल है। ठीक है, तो ऐसे ही अपन को सॉल्व करना है। पहले उसका द्रव्यमान निकालना है ना, फिर उसका एक जो द्रव्यमान निकलेगा तो वो आपका प्रेक्षित द्रव्यमान होगा। फिर आपको NaCl मतलब जो भी अपन को दिया गया है पहले, उसका अपन को जो मेन द्रव्यमान होता है वो निकालना है। फिर उसके बाद आपको ये वियोजन वियोजन है तो वियोजन, और संगुणन है तो आपको संगुणन करना है इसमें। ठीक है, तो अब इसके बाद अब हम पढ़ते हैं आदर्श और अनादर्श विलयन। इसको यहीं पे खत्म करते हैं। ये वीडियो अपना काफ़ी लंबा हो गया है। ठीक है, तो इसको जो आदर्श और अनादर्श विलयन है इसको अपन अगली क्लास में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास है वो यहीं पे अपन समाप्त करते हैं। ठीक है, नहीं तो क्या है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, है ना, और आप लोगों को किसी ने पास हो सकता है टाइम ना हो देखने का। इसलिए इसको क्या है, यहीं पे अपन समाप्त कर देते हैं। जो आदर्श और अनादर्श विलयन है उसको अपन अगली क्लास में कवर कर लेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नमस्कार।